था, सेक्स इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लव। आपको संसार में भी रहना है और संन्यास में भी रहना है। आई डोंट थिंक कोई समझने वाला भी था। मेरे मित्रों ने कहा यार अच्छा खासा लड़का था, कहाँ ओशो के चक्कर में पड़ गया। वहाँ वो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। उससे पहले इतना आसान नहीं था यहाँ पे ओशो का नाम ले। तो आपके लिए लव क्या है? कल्पनाओं का नाम, चंचलता का नाम ही मन है। अभी भी जो आपकी मेरी बातचीत हो रही है वो ओशो की ही मर्जी से हो रही है। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते मेरा नाम नमस्ते। पीयूष है और ये वादियों में बीच में बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज हमारी बातों से, और जो देखेंगे वो भी कुछ सीख पाएंगे। यस, मेरा नाम स्वामी बोधि वर्तमान है। हाँ। और मेरा व्यवहारिक नाम डॉक्टर मनोज रांगड़ है। मैं जैसा माला देख रहे होंगे ओशो का सन्यासी हूँ, और ये ओशो गंगा धाम, ओशो का आश्रम है ऋषिकेश में। तो यहाँ पे आए हुए आपको कितना समय हो गया है? पहला कैंप हमारा 2003 में हुआ था, वहाँ पे वन प्रशासन ने ऑर्गेनाइज किया था। उससे पहले इतना आसान नहीं था यहाँ पे ओशो का नाम लेना या ओशो की एक्टिविटी करना। अच्छा। आज आप देख रहे हैं कि आज होटल वाले भी लगाते हैं कि हमारे यहाँ ओशो का ध्यान होता है। और यहाँ पे आप जैसे देखते हैं कि भोजन की व्यवस्था है, ये अन्य क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको भी ऑफर किया, अगर आप यहाँ रुकते हैं तो ही आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ के ध्यान के प्रयोग फ्री हैं। यहाँ पे जो अन्य क्षेत्र चल रहा है आप भोजन फ्री कर सकते हैं। यस। तो आपने जैसे बताया आपका संन्यास नाम अलग है और आपकी पहली ज़िंदगी अलग थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो लाइफस्टाइल कैसी थी आपकी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आया आपकी लाइफ के अंदर अब वो कहाँ से और क्यों हुआ? पहले तो मैं क्लियर कर दूं, अभी भी मेरी दोनों जिंदगी जी रहे हैं। ओशो क्या है? हाँ। ओशो पहले हैं जिन्होंने एक नियो संन्यास लाया, जो घर नहीं छुड़वाते, जॉब नहीं छुड़वाते, नौकरी नहीं छुड़वाते, बीवी नहीं छुड़वाते। आपको संसार में भी रहना है और संन्यास में भी रहना है। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं टीएचडीसी में जॉब करता हूँ। अभी आप चोगे में देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप मुझे पैंट कमीज में देखेंगे। ओशो का जो नियो संन्यास है वो अपने आप में आज के आदमी को केंद्र में रख के किया गया है कि अब वो समाज नहीं है जो पहले साधुओं को पालता था। पहले भगवान बुद्ध के ज़माने में, महावीर के ज़माने में उनके 10,000 भिक्षु होते थे और किसी भी गांव में जाते थे उनका स्वागत होता था। और उनको महीनों महीने रुकने के लोग भोजन खिलाते थे। लेकिन आज का आदमी ऐसा नहीं है। बड़ा ही सन्यासी भी घर पे आए, आप देखते होंगे अक्सर, तो देने को तैयार नहीं है। तो ओशो ये कहते हैं कि अगर सन्यासी आत्मनिर्भर नहीं होगा तो वो साधना नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पे संसार में कष्ट होता है, लेकिन हमारे गुरु की देशना ही ऐसी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, संसार में ही संन्यास को उतारना है। ये तो काफ़ी अनोखी और अलग बात है। और ओशो ने जब ये कहा था तब तो कोई, आई डोंट थिंक कोई समझने वाला भी था, और बहुत लोगों ने अपोज भी किया था। जैसे कल मैंने आपको बताया, मैंने योगी शक्ति का इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी ओशो के बारे में बात करी और बड़े ही गर्व से बात करी उन्होंने कि उन्होंने कैसे 21 कंट्रीज़ और बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना नाम फैलाया, इंडिया का नाम फैलाया, और अपनी जो लर्निंग्स थी वो लोगों में बांटी और खुलेआम दिल से लोगों को प्यार दिया और प्यार किया। ओशो इस सदी के सर्वाधिक चर्चित मिस्टिक हैं, गुरु हैं। हाँ। और विचारक हैं। आज ओशो के विचार पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। अभी जो आपने कहा 21 देशों में नहीं, पूरी दुनिया में आज ओशो के एक विचारक, ओशो का विरोधी भी ओशो के विचार सुनता है। क्योंकि जो मेरा व्यक्तिगत देखना है, सोचना है, गुरु के साथ आपका प्रेम का संबंध होता है। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं ओशो सबके गुरु बन जाए, जिनका उनके साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा। या और गहरे में तो ये कहा जाता है कि जो पिछले जन्मों के हमारे कहीं संबंध है, अगर आप इस आश्रम में भी आए, मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी किन्हीं कारणों से हो रहा है, अदरवाइज ये संभव नहीं था। तो आपने ये बात करी कि पुराने जन्म के पुराने कर्मों की वजह से, तो एक अनोखा सवाल आया मेरे दिमाग में, आप उसे अगर बता सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पुराने कर्मों के भाग और उसके कारण की वजह से हम ये भोग रहे हैं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो क्या पुरानी चीज़ें, जो एक बकाई चीज़ है, खाता चलता है वो कहते हैं, तो पुराने कर्मों का इस जीवन में मिलता है, या इसी जीवन का कर्म आपको इसी जीवन में भुगतना पड़ता है? मैं तो अपने जीवन के अनुभव से कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे चोगा पहन के, माला पहन के ये करेंगे और ध्यान साधना करेंगे। ऐसा मुझे भी लगता है कि कुछ पूर्व जन्मों का चक्कर होगा, क्योंकि इनको सिद्ध साइंटिफिकली सिद्ध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन जो आध्यात्मिक थ्योरी है वो पूर्व जन्म को मानती है, और पूर्व जन्म के आधार पर ही आपका ये जन्म होता है। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है, सारे साधु, सारे जो भी
आध्यात्मिक जगत से जुड़े, वो ये कहते हैं हम एक सत्य को पाने के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, ये ऐसी चीज़ क्योंकि आम आदमी के लिए, सभी के लिए काल्पनिक है, उसके लिए हुए हैं। हम संसार में उलझ के रह जाते हैं। हाँ। उस उलझनों से कैसे निकले, फिर साधना की तरफ कैसे जाएं। और ओशो से आसान साधना तो कुछ भी नहीं है, आपसे छुड़वा कुछ भी नहीं रहे हैं, कोई शर्तें भी नहीं है आपके साथ। तो मेरा भी ऐसा सोचना है कि पूर्व जन्म के कारण ही, ना कि ओशो माना, बल्कि आपसे बातचीत भी जो हो रही होगी वो कोई कारण होगा, क्योंकि मैं भी सोने जा रहा था। हाँ। तो मुझे लगा आप परेशान होंगे, चलो ठीक, आपके ठीक। थैंक यू सो मच। तो आपने बताया बहुत सारी चीज़, ध्यान के बारे में, वो सब चीज़ों के बारे में, बट अगर आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप ओशो के बड़े ही टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी 3 लर्निंग्स जो आपको बेस्ट लगती है, एकदम परफेक्टली, जो आज की दुनिया की, आज की जनरेशन के लिए बैलेंस भी होती है और उनके ऊपर लागू होती है, वो कौन सी 3 ओशो की लर्निंग्स है और एजुकेशन है जो आप यहाँ पे बता सकते हैं? ओशो प्रेम और ध्यान की बात करते हैं, लव एंड मेडिटेशन की बात बिल्कुल। करते हैं। और मैं खुद जो ओशो में आया, पहले मैंने किताब पढ़ी थी 1986 में। उस टाइम ओशो समाज में स्वीकार नहीं थे जितने आज स्वीकार हैं। हाँ। उस टाइम ओशो के बारे में पूरा अगेंस्ट था समाज। तो उस दौर में जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे भी समाज को झेलना पड़ा। मैं एमएससी करता था, मेरे मित्रों ने कहा यार अच्छा खासा लड़का था, कहाँ ओशो के चक्कर में पड़ गया। लेकिन किताब पढ़ के मेरी भी पूरी मानसिक स्थिति बदल गई थी कि हम पूर्वाग्रसित होते हैं किसी के बारे में। और पहला कैंप जो मैंने किया ओशो का, वो किया था 97 में। और जब मैंने पहला सेशन किया ओशो का जाके, डायनामिक मेडिटेशन, तो मज़ा आ गया, क्योंकि यंग एज में नाचना अच्छा लगता है, उछल कूद ये सारा। तो आपने कहा ओशो की टीचिंग, ओशो मतलब खेल खेल में आपको ध्यान में उतारते हैं, प्लेवेज मेथड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात करी बहुत सारी चीज़ें प्रेम के बारे में, और प्रेम का बहुत ज़्यादा आपने भी यूज़ भी किया है। तो आपके लिए लव क्या है और आप लव को इस दुनिया के अंदर कैसे देखते हैं? संभव किसी गुरु ने नहीं कहा, ओशो ने कहा सेक्स इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ लव, उसको भी प्रेम कहा है। जबकि जो ट्रेडिशनल आश्रम है वो इनके खिलाफ होते हैं इन चीज़ों के। अभी आप जिस पीढ़ी में रह रहे हैं, यहाँ आसान हो गया ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना। हमारी पीढ़ी में इतना आसान नहीं था, बड़ा वो था। तो ओशो दरअसल जो भी ये विजनरी आदमी होता है वो समय से बहुत आगे देखता है। बिल्कुल। तो हम तो अभी देख रहे हैं कि ओशो तो वैसे ही समाज में छा रहे हैं। आपने ओशो पढ़ा या नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी जैसे घर में भी स्वीकृति है, सब जगह स्वीकृति है ये। बल्कि मैं तो सुनता हूँ कि अगर जिस लड़के की गर्लफ्रेंड या जिस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं, वो आउटडेटेड माने जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आपने बताया था आप जब 86 में आपने पहली बार बुक किताब पढ़ी, और उसके बाद आपके थोड़ा दिमाग में खुली चीज़ें और वो सब हुआ, तो आपने फिर 10 साल या अराउंड 11 साल बाद आपने फर्स्ट कैंप अटेंड किया। तो 11 साल के दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था और कैसे आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ओशो की तरफ बढ़ते रहे? दरअसल जैसे मैंने बताया 86 में मैं एमएससी करता था, और धोखे से मेरे हाथ में किताब आई थी, किसी के घर में रुका हुआ था मैं। अच्छा। और वो थी ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, भगवान श्री रजनीश। तो पहला झटका तो इसी बात से लगा कि ये क्या भगवान अपने आप को कह रहा है। और बड़ी खुंदक के साथ, बड़े ही नाराज़गी के साथ वो किताब पढ़नी शुरू करी। 1 पन्ना पलटा, 2 पन्ना पलटा, 3 पन्ना पलटा, तो जितने प्रेजुडिस थे, मुझे नींद आ रही थी, मेरी नींद भी उड़ गई। और मुझे लगा कमाल, हम कैसे प्रेजुडिस होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। और मुझे लगा उस टाइम मैं एमएससी करता था, उसमें इतनी गहरी बात भी थी कि जो मेरा एक अहंकार था कि मैं ही जान सकता हूँ ये आदमी कैसे बोल रहा है इस तरीके से। तो बस उसके बाद मेरी दूसरी किताब संभोग समाधि तक थी, वो उस किताब को भी पूरा पढ़ा, एक पन्ना पढ़ा। फिर लगा अरे कमाल है, इस किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मतलब प्रचारित है इसके बारे में। अब उसमें इतने साल रहने के बाद ये भी पता लगा भगवान से बड़ा लोगों ने कहा था इस किताब का टाइटल बदल दे। ओशो जो तय कर लेते थे वही करते थे, ऐसा नहीं है कोई इनको बदल सके। तो वो अचानक देहरादून गए हुए थे 97 में, किसी के घर पे बैठे हुए थे, और एक वो जो आता है येलो पेजेस अखबार, उसमें था ओशो मेडिटेशन कैंप। बस मुझे लगा कि चलो अटेंड करते हैं जाके। बस एक फीलिंग आई आपने? हाँ, एक अटेंड कर, जो मेरे साथ थे उनको मैंने कहा यार बताना मत किसी को। तो आज मेरे को हंसी आती है उस बात को सोचते हुए कि क्या टाइम था। मतलब एक अच्छी जगह, अच्छे काम के लिए हमें ऐसे चोरी छुपे करना पड़ता है, और समाज में इतनी स्वीकृति थी भी नहीं ओशो की उस टाइम पे। तो बस मैं चला गया कैंप करने, और वहाँ ये चोगा भी लेना था और फीस भी देनी थी। उससे और झटका लगा कि हिमालय यार यहाँ तो पैसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। खैर मैंने दे दिए।
लेकिन जब सुबह सुबह मैं डायनामिक मेडिटेशन पे करने गया हॉल के अंदर, क्योंकि जो डायनामिक मेडिटेशन है ओशो का, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है आज के आदमी के लिए। सबसे बड़ी गिफ्ट है, वो आज के आदमी को ही डिज़ाइन करके बनाया गया है। ओशो ने मतलब एक्टिव मेडिटेशन बनाया। ओशो से पहले एक्टिव मेडिटेशन नहीं थे। मेडिटेशन का मतलब आप यूं बैठ जाओ, गंभीर होकर बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, तो हंसते खेलते मैंने कहा ध्यान में उतरना। तो जब मैंने वो किया तो इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, पूछो मत। वो उसके बाद से यात्रा शुरू हो गई, और गैप जो भी कारण होंगे कह नहीं सकता क्यों आया, लेकिन ओशो मेरे लिए एक जीवन शक्ति है। वो भी उनकी ऐसी कोई इच्छा रही होगी, क्योंकि चीज़ें घटती जाती। अब जैसे आपसे इंटरव्यू भी थोड़ी देर पहले मिले, तो मेरा ये नहीं था, आपने कहा 30 मिनट बात होगी, तो मुझे तो लगा 30 मिनट कैसे आदमी बात करेगा। मैं भी खुद इंटरव्यू करता रहता हूँ, तो मुझे पता नहीं था इस तरीके का होगा। तो चीज़ें अपने ढंग से चल रही हैं। तो अगर आई नो आपका ओशो से मिलने का बड़ा मन करता होगा, और अगर आप मिल पाते उनसे और आप अगर सामने बैठ पाते, तो ऐसे कौन सी 1 या 2 सवाल आप उनसे करना चाहेंगे और क्या बातें करना चाहेंगे? जो भी सदगुरु होते हैं, जो मिस्टिक होते हैं, उनका शरीर नहीं होता है, लेकिन वो उनकी ऊर्जा पूरी की पूरी तरीके से उपस्थित होती है। तो मेरी तो ऐसी धारणा है कि अभी भी जो आपकी मेरी बातचीत हो रही है, वो ओशो की ही मर्जी से हो रही है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति लगती नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। इस तरीके से मेरा कोई अंधानुकरण नहीं है। मैं भी खोपड़ी में सवाल आते रहते हैं, चीज़ें घटती रहती हैं। तो और आपकी जानकारी में लिया हूँ, ओशो ने इतने सवालों के जवाब दिए हैं कि जब तक सूरज रहेगा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है उसका जवाब नहीं मिलेगा। आपके मन में अगर कोई प्रश्न आएगा या आएगा, तो किसी ना किसी माध्यम से, मतलब मैंने कहा वो जीवित गुरु हैं, कहीं ना कहीं से जवाब दे देते हैं। तो ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब तो मेडिटेशन एंड सेलिब्रेशन में मज़ा आता है। तो मैं तो आपको ऑफर दूंगा, आप चंबा ना जाके वहाँ आइए, हंसीबा खेलीबा अटेंड करिए। चंबा का जितना किराया आपने दे दिया वो हम दे देंगे आपको। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी। तो अब जब मैं कहा कि आप मिस्टिक मेडिटेशन के लिए गए थे, मैजिकल मेडिटेशन, और आपने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आभास करी अपने अंदर और आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, तो उससे लेके आज तक के दौर में आपने कहीं दफ़ा वो किया होगा, आप डेली प्रैक्टिस करते होंगे, तो कौन सी इनलाइटमेंट आपको फील हुई कि आपने अंदर अपने महसूस किया कि इनर वर्ल्ड को जाना, तो एक कैसी फीलिंग थी, अगर आप वो शेयर कर सके तो? मेरा जीवन पूरा ही बदला हुआ है। आज जो मैं हूँ, अगर 20 साल पहले देखें तो एकदम इसका उल्टा आदमी था, क्लोज आदमी था, ऐसे बात भी नहीं करता था, इस तरीके भी नहीं करता था, और ये था इंट्रोवर्ट भी नहीं कहेंगे, था तो मैं एक्सट्रोवर्ट ही, लेकिन रफ टॉकिंग इस तरीके का। तो पूरा का पूरा जीवन बदल गया, पूरा का पूरा। और जो आप करें अंदर, तो मेडिटेशन जैसे आपकी सांस चलती है ना, उस तरीके की चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है अपने आप में, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान जैसे प्रेम कोई क्रिया नहीं है, प्रेम आपको होता है, आप कर नहीं सकते। ऐसे ध्यान भी आप कर नहीं सकते, ध्यान होता है। और इस जगत में ध्यान की विधियां बनाने वाले शिव रहे हैं, गुरु गोरखनाथ रहे हैं, पतंजलि रहे हैं, और आज के समय में ओशो हैं जिन्होंने ध्यान की विधियां विकसित की। तो आपका जो सवाल था वो ये है कि हमें तो ओशो की मतलब अनुपस्थिति का एहसास ही नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि या फीलिंग आई है कि जब सो रहे हैं, आप मेडिटेशन में हैं, डीप मेडिटेशन में, तब ओशो ने आके कुछ कहा या आपने वो रियलाइज़ किया कि ओशो आपसे बात कर रहे हैं? इस तरीके के अनुभव तो नहीं हुए मेरे, लेकिन जो जीवन की, ओशो कहते हैं एक जगह, मैं तो तुम्हें हर समय चारों तरफ घेरे हुए हूँ बादल की तरह, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पा रहे, मैं तो तुम्हें देखता हूँ। तो क्षण क्षण जीवन में होता है, छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी चीज़ें ये ऐसे सॉल्व होने लगती हैं। ओशो जगत में तो अगर आपका कुछ करने का भाव है तो चीज़ें घटने लगती हैं। ऐसे मेरे साथ अनेकों उदाहरण है। तो एक वैसी आपने बोला आपके पास बहुत सारे उदाहरण, एक कोई सबसे अमेजिंग सी, क्रेजी सी, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी या घटना आपके साथ घटी हो, अगर आप बता पाए तो? अनेक हैं, अभी एक का जिक्र करता हूँ। एक बार मुझे जैसे मन में भाव आना एक अलग बात है, और उसको करना एक दूसरी बात है, है ना? क्योंकि मन का क्या, करते रहो कल्पना, कुछ भी करते रहो। लेकिन जब प्रैक्टिकली करने जाते हैं, जैसे आप ये चैलेंज लेके आए, आपको आदमी ढूंढना है, बात करनी, ये करनी, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, ये चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं, तो एक बार गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, श्रीनगर गढ़वाल में, वहाँ पे एक बुक फेयर लग रहा था, नेशनल बुक फेयर का। तो मेरे मन में भी था कि यार हम भी ओशो की किताबें लगाते हैं, तो 24 घंटे ये रहता है कैसे भगवान का काम करें, किस तरीके से करें। मैंने बताया वहाँ इतने पैसे ले रहे हैं, कुछ 7-8 हज़ार स्टॉल देने के, तो उन्होंने भी ज़्यादा रुझान नहीं दिखाया। फिर मैं वहीं श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में था, और
घूम रहा था मेले को, तो मन में कल्पनाएं लेके चल रहा था कि यार काश हमारा भी स्टॉल होता, अब तो यहाँ पे देर हो गई, ये हो गई। तो मैं घूमते घूमते एक आदमी से पूछा कि भाई मैं ऐसे सोच रहा था यहाँ पे स्टॉल लगाने की। तो उसने कहा आप लगाइए ना। तो मुझे लगा लगाइए ना मतलब, वो कह रहा कि हम आपको स्टॉल देते हैं, आप लगाइए। तो वो उसी का टॉप आदमी था उसका एग्जीबिशन का। अच्छा। तो मैं चौंका, तो एक झटका लगा, अबे यार क्या हो गया ये। फिर लगा कि यार ये क्या हुआ। मतलब मैंने कहा ना, मन कल्पना करने में तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली करने में तो पेन लेने पड़ता है ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एकदम से झटका लगा। फिर मैंने किताबें कहाँ से आएंगी, क्या होगा यार, कैसे होगा। फिर एक मित्र है वहाँ पे, ओशो ध्यान सेंटर है श्रीनगर गढ़वाल में, तो वो वहाँ पे, तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा आप ले जाइए किताबें। तो किताबें भी दे दी उन्होंने। फिर मैं अपनी छोटी गाड़ी में अपना आप लेके चल रहा हूँ, और मन में चल रहा है कि भाई यार मैंने भी क्या आफत कर ली है, मैंने आराम से ये कहाँ ये फंस गया मैं, ये हो गया। और स्टॉल में ले गया मैं, क्योंकि इन कामों में अकेला ही निकलना पड़ता है। तो निकला और वहाँ पे स्टॉल के पास गया मैं, और मतलब मन के अंदर यही चल रहा था यार, मैं आलसी प्रवृत्ति का भी हूँ थोड़ा इस तरीके का। तो अचानक देखा मैंने यंग लड़के आए जो कम लगभग BSc करते थे। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसे उन्होंने उठाए, सारे पैकेट उठाए और सारे लगाने शुरू कर दिए। अरे वाह। तो मैं देखता ही रह गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सारे तो कवर नहीं कर पाएंगे अभी। अब मुझे भी लगता है अगर आपका गहरा भाव है, जैसे आपका फिल्म बनाने का गहरा भाव है, तो आपको मैं मिल गया यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन। आपको मेरी बैकग्राउंड तो पता भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मैं बिना बस देखने आया था कैसा। तो अगर आपका भाव गहरा है तो प्रकृति उसे घटा देगी। तो जैसे ओशो का बुक स्टॉल लगाने का भाव मेरा गहरा था, वो घट गया। जो मुझे दिक्कतें महसूस हो रही है वो अपने आप से सॉल्व हो रही हैं। तो ओशो इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ जीवंत गुरु है। वो स्टॉल भी मिल गया, किताबें भी मिल गई, और लगाने वाले भी मिल गए। मैं तो खड़ा ही हूँ ना केवल, बस ऐसे ही उसको लेके। तो क्या है कि गुरु मदद कर रहे हैं। मैंने गुरु की जीवंत उपस्थिति के तौर पे कहा था कि मेरे मन में भाव आया, गुरु उसको करते चले जा रहे हैं पूरे के पूरे। हम तो एक मीडियम के तौर पे, फियर से नहीं, प्रेम से शुरू है वो यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा था प्रेम के बारे में ही कि ओशो ने कहा था कि सेक्स इज़ द लोवेस्ट थिंग यू कैन रिसीव फ्रॉम लव। आप सबसे प्रेम का सबसे निचला भाग है। तो उसके ऊपर प्रेम में क्या आता है, और सबसे ऊपर भाग प्रेम को फील करने का, प्रेम बांटने का, वो क्या है? तो ओशो का ये सेंटेंस, सेक्स इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ लव, आपको भी आकर्षित कर रहा है। हाँ। तो ओशो कहते हैं बॉडी टू बॉडी मीटिंग इज सेक्स, हार्ट टू हार्ट मीटिंग इज लव, और सोल टू सोल मीटिंग इज प्रेयर। तो मतलब सेक्स, लव, प्रेयर अलग अलग स्टेप है। तो हाईएस्ट लेवल की बात कर रहे हैं आप, तो हाईएस्ट लेवल तो वही है जब गुरु से प्रेम है, ये है वो है, जहाँ आपका आत्मा से प्रेम है, मतलब प्रेम के तल है इस अर्थ में। मतलब ओशो ने कितना अच्छा कहा, और हमारे पारंपरिक धर्म ने, पारंपरिक लोगों ने या समाज ने इतना क्रिटिसाइज किया, तो सेक्स निंदित सा, घृणित सा हो गया। अभी आपकी पीढ़ी भाग्यशाली की, टाइम बदल गया, वो टाइम बदल रहा है। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करें, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है सरल भाषा के अंदर? क्योंकि आज ना आप देखते हैं तो सब लोगों को इंटरेस्ट है, सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आउटर वर्ल्ड से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केओटिक हो गए हैं, शोर शराबा चल रहा है, वो अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें, और अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को जानना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये मैंने बीच में भी कहा था, प्रारब्ध के कारण ये यात्रा है, पूर्व जन्मों के कारण। लेकिन आज समाज के आगे बड़ा चैलेंजेस हैं। जिस तरीके का युग आ रहा है, आज का जो आदमी है उसे इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह वो चाहिए। तो ये हसीबा खेलीबा भी मैं इसी उद्देश्य से कर रहा हूँ। ये भी मैं कहूँ स्पॉन्टेनियस हैपनिंग हो रही है, और इसीलिए वहाँ लोगों को पसंद आता है। तो कल भी मैं बता रहा था वहाँ लोगों को कि आप जो शराब पीना शुरू करते हैं, सीधे बोतल थोड़ी पीते हैं, पहले कभी एक ढक्कन चखते हैं, फिर बियर पीते हैं, फिर थोड़ा पीते हैं, फिर थोड़ा पीते हैं, थोड़ा पीते हैं। तो जहाँ भी आपको ओशो के केवल किताबों तक ही सीमित न रह जाएं, विचारों को सुनने तक ही सीमित न रह जाएं, ध्यान में जरूर उतरें। जैसे आपने कहा कि मुझे पढ़ने में और करने के भी 10 साल का समय लगा, तो मैं जो लोग नई पीढ़ी के लोग हैं वो जरूर ध्यान में उतरें, एक बार ध्यान में उतरें ओशो के ध्यान प्रयोगों में। इसलिए कि आज सभी जगह ओशो के ध्यान प्रयोग को तोड़ मरोड़ के लोग करवाते हैं, नाम नहीं लेते हैं ओशो का। और मुरारी बापू का धन्यवाद कि मुरारी बापू आज खुले मन से ओशो की सराहना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, और आई होप जो भी ये देखने का और उनको यूथ को
बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई ओशो के बारे में भी, क्योंकि आजकल हम इंस्टाग्राम और हर जगह देखते हैं ओशो का हर जगह बोलबाला चल रहा है और हर जगह ओशो की कुछ ना कुछ वीडियोस आती हैं और बहुत लोग प्रसन्न हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर और बस सबका माइंड खुल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो डिवाइस देखते हैं उतनी टाइप का भी अच्छी चीज़ें भी आ जाती है। बट भाई ये जैसा आप कहा कि वो एग्जीक्यूशन में ही कहीं लैग कर रहे हैं, कि वो सोचते तो बहुत हैं, मन में उनके बहुत है, मन सोच रहा है कि हिमालय चढ़ जाएँ, कभी ये कर लें वो कर लें, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। और आई होप आपने इतनी सरल तरीके से बताया कि वो एक प्लेफुल एक्टिविटी है जिसमें आपको एक जो एक आपकी धारणाएं बनी होती है कि आपको सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। पहले आप शराब का एक ढक्कन ले सकते हैं, जैसा आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप सीधा एक बोतल नहीं, धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे विद मेडिटेशन, विद रूटीन वगैरह। शरीर के तल पे हो, मन के तल पे हो, मन के पार आत्मा के तल पे हो, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन संसार में रह के भी आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। और विवेकानंद जी का सेंटेंस है कि संसार को भी भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको ध्यान में उतरना जरूरी है। ध्यान से पहले आप संसार को भी नहीं भोग सकते, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी है। मन कल्पना नहीं, मन कल्पनाओं का नाम, चंचलता का नाम ही मन है। तो वो चलता रहता है, वो आपको पागल बनाता रहता है। तो जब तक आप मन के गुलाम हैं आप पागल बने रहेंगे। जब आप मन को गुलाम बना लेंगे, आप ऊपर हो जाएंगे, तो आपकी जीत मन पे होगी। तो सारी ध्यान की विधियाँ मन के ऊपर विजय पाने के लिए, ध्यान ही मन पे विजय पाना है। हाँ जी। और ओशो में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने ही पाने के लिए। बिल्कुल, हंसते खेलते ध्यान रहता है। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। यस यस, सेम हियर। हमें तो गुरु का काम करने में अच्छा लगता है। और जितना अभी जो कल का मैं थोड़ा टेंशन में आ रहा था, ये आ रहा था कि यार कैसे होगा कल सेशन, तो फिर मुझे लगा यार मैं तो मीडियम हूँ, कराना तो गुरु को ही है। तो मेरे जो भी लोग हैं सब चल रहे हैं काम, और मैं तो आपको फिर आमंत्रण दे रहा हूँ, चंबा की बस छोड़े, आप हमारे उसमें आए और कैमरे के आगे ठीक नहीं, अलग से बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।